प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, निदेशक शिक्षा विद्यापीठ, एक बार पुनः आपके सामने डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम 504 के अंतर्गत गणित विषय के कुछ प्रकरणों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। इस एनआईओएस के स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। ये जो चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं, ये आपको अपने मस्तिष्क में निश्चित रूप से ये मानकर चलना है कि आप भी एक शिक्षक हैं। और ये चर्चा आपके साथ जो की जा रही है, ये शिक्षक जब कक्ष में विद्यार्थियों के सामने जब शिक्षण करेगा तो किन विधाओं का इस्तेमाल करेगा, उस संदर्भ में की जा रही है, न कि इस गणित के मूल विषय वस्तु को समझने की जा रही है। मूल विषय वस्तु तो आप शिक्षक के रूप में जानते हैं, लेकिन इस विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण आप कक्षा में विद्यार्थियों की आयु के अनुरूप, उनके मानसिक स्तर के अनुरूप किस रूप में करेंगे, उसको जानने की आवश्यकता है। इसीलिए ये चर्चा हम उसी रूप में करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। संख्यान पद्धति के रूप में हमने उसको जाना, आपने विद्यार्थियों को उससे रूबरू कराया, परिचित कराया। अब धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं और जटिलता की ओर विद्यार्थी पहुंचता है और वो सहज रूप से जटिलता को स्वीकार तब करता है जब इसके पूर्व के संप्रत्यय उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं। और पूर्व के संप्रत्यय नंबर सिस्टम को आपने उनसे अच्छी तरह से रूबरू कराया और बालक ने आत्मसात किया है, तो अब जटिलता की ओर बढ़ने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। संख्याएं गिनना उसने शुरू किया, संख्याओं का आदान प्रदान करना उसने शुरू किया, आदान को, आया को धन के रूप में, गया को ऋण के रूप में जाना। अब इन संख्याओं के साथ वह खेलना आरंभ करता है, कभी जोड़ता है, कभी घटाता है। अब ये जोड़ता है, घटाता है, दैनिक जीवन में इन शब्दों को वो काम में लेता है कि मेरे पास इतने फल थे, मेरे दोस्त ने इतने फल मुझे दे दिए, इतने मेरे पास हो गए। मेरे पास 2 पेंसिल थी, 1 पेंसिल मैंने मेरे दोस्त को दे दी, अब मेरे पास इतनी रह गई। विद्यालय में आया नहीं है बालक, अपने माता पिता से चर्चाएं कर रहा है, अपने खेल समूह में अपने साथियों से चर्चाएं कर रहा है और चर्चाओं में इन बिंदुओं को वह स्वयं प्रकट कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं इसे गणित की, इस विषय वस्तु की जो प्रकृति है उसको मैं जीवन में मैं काम में ले रहा हूं। वहां से आरंभ कीजिए। बच्चा खेल में इन क्रियाओं को जो आरंभ करता है, वहां से आरंभ कीजिए और फिर उसको विषय वस्तु के मूल संप्रत्यय के साथ जोड़िए। निश्चित रूप से इन जटिलताओं को भी वह आत्मसात कर लेगा। इन जटिलताओं में गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं, योग, घटाव, जिसको व्यवकलन कहते हैं, गुणा और भाग, ये गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। इन 4 मूलभूत संक्रियाओं से ही पूरा जीवन चलता है। व्यक्ति को इन 4 मूलभूत संक्रियाओं को हर परिस्थिति में कहीं न कहीं, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में काम में लेना होता है। अब आज हम इन 4 मूलभूत संक्रियाओं में केवल 2 मूलभूत संक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे बालक उसको उपयोग में करेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने प्राकृत संख्याओं को भी जाना है और पूर्ण संख्याओं को भी जाना है। दोनों को एक बार पुनः परिचित होना आवश्यक है। एक थोड़ा सा फर्क, सूक्ष्म सा फर्क दोनों में है। उस सूक्ष्म फर्क को हम समझें और फिर इसके साथ योग की प्रक्रिया को समझें, फिर व्यवकलन की प्रक्रिया को समझें। देखिए, प्राकृत संख्याओं का संकेत हमने n काम में लिया था और n संकेत में हमने कहा था ये गणन संख्याएं भी हैं, इसलिए ये 1 से आरंभ हुई, 1 2 3 4 करके अनंत तक चले। अब इसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं की बात की, तो पूर्ण संख्याओं में हमने आरंभ कहां से किया था? 0 से किया था। 0 1 2 3 4 और आप अनंत तक चले। अब बताइए दोनों में क्या फर्क है? पहचानिए। केवल 0 का ही तो फर्क है। पूर्ण संख्याओं में एक 0 है, अतिरिक्त है। तो प्राकृत और पूर्ण संख्याएं दोनों में अगर हम योग की प्रक्रिया को एक साथ समझेंगे तो कोई उसमें समस्या आने की संभावना नहीं है। इसलिए अगर
मैं ये कहता हूं कि एक प्राकृत संख्या है, और साथ ही साथ मैं ये कहूं कि एक पूर्ण संख्या भी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं। मैं 4 को प्राकृत संख्या कहता हूं, मेरा विद्यार्थी 4 को पूर्ण संख्या कहता है, तो आपका विद्यार्थी भी सही है और आप भी सही हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूर्ण संख्याओं के समूह में शून्य के अलावा प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या होती है। इसलिए हम जो भी नियम यहां पर जानेंगे वो प्राकृत और पूर्ण संख्याएं दोनों के लिए हम समझने का प्रयास यहां हम करेंगे। अब केवल 0 सम्मिलित नहीं किया हमने, इसके अलावा सभी संख्याएं हमने सम्मिलित की, इसलिए वो पूर्ण भी हुई और वो प्राकृत भी हुई। अब इन प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में सबसे पहले हम देखते हैं योग को। अब योग की हम बात करते हैं। योग की बात करें तो सहज ही जुड़ाव की अनुभूति होती है। जुड़ गया, मिल गया, आ गया, इसकी अनुभूति होती है। और इस अनुभूति को तकनीकी रूप में हमने गणित में नाम दिया योग। योग का संप्रत्यय जब आप बालक के सामने प्रस्तुत करोगे तो आप बालक के स्तर पर जाकर समझने की कोशिश कीजिए। आपका बालक दूसरी कक्षा का बालक है, मात्र 7 वर्ष का बालक है, आप स्वयं स्नातक परास्नातक हैं, आप अपने स्तर पर मत जाइए, अब बालक के स्तर पर जाइए कि योग के संप्रत्यय को समझेगा कैसे, उसके जीवन से। मेरे पास 2 कंचे थे, मेरे पास 2 कंचे थे, मेरे दोस्त ने मुझे 3 कंचे और दे दिए। मेरे दोस्त ने मुझे 3 कंचे और दे दिए, कितने कंचे हो गए? अब सीधा सीधा पूछोगे क्या भाई बालक से, कितने कंचे हो गए? बालक से कहा ना कंचे खेलते हो, तुम्हारे पास 2 कंचे थे, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 3 कंचे दे दिए, बोलो भाई कितने कंचे हो गए? उसको उस खेल की दुनिया से जोड़िए। अब बच्चा पुनः वही गणन पर जाएगा, क्योंकि गणन तो वो जानता है ना, गिनना तो वो जानता है ना, प्राकृत से परिचित हो गया है ना, तो वो गणन पर जाएगा। 1 कंचा, 2 कंचा, अब 2 कंचे में वो क्या कहेगा? एक और आ गया, 1 2 3, एक और आ गया, 1 2 3 4, एक और आ गया, 1 2 3 4 5। कहां चल रहा है? दिख रहा है आपको? कहां चल रहा है? मस्तिष्क में चल रहा है, बालक के भीतर चल रहा है, क्योंकि गणना को उसने आत्मसात कर लिया है। अब योग के संप्रत्यय को आपने उस गणन से जोड़कर आपने समझाने का प्रयास किया, बालक ने तुरंत उसको समझ लिया। तो एक तो विधि हुई कि इन संख्याओं में हमने उसको एक एक करके उसको मिलाते रहे और मिलान करके उसको जोड़ते रहे और उसका परिणाम उसको प्राप्त हुआ। 5 तिलियां उसके पास थी, 2 तिलियां उसके पास और आ गई। अब 5 तिलियां उसके पास थी, 2 तिलियां उसके पास और आ गई, कितनी हो गई? 7। 1 2 3 4 5 और 2 तिलियां उसके पास और आ गई, तो यहां भी वही 5 बोलता जा रहा है, 1 उसके साथ और आ गया, ये 1 और जुड़ गई, 1 और जुड़ गई। ये तो हुई मिलान विधि, साधारण विधि जो वह दैनिक जीवन में काम में ले रहा है। अब दूसरी विधि आप काम में ले सकते हैं कि 1 उसके साथ जुड़ गया और ये हो गए
6 और 6 का एक समूह बन गया, और 6 का समूह बनने के बाद एक उसके साथ और आया, एक समूह और बन गया, और वह पूरा उसके साथ आकर बन गया 7। अब हमें बांधना नहीं है इन परिपाटियों से, इन नियमों से, इन सिद्धांतों से बांधना नहीं है। बालक को जिससे सहजता महसूस हो, उस सहजता से उसको जोड़ने का तरीका समझाने का प्रयास कीजिए। धीरे 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 छोटी संख्याओं से होते होते वह बड़ी संख्याओं पर पहुंचने की कोशिश करेगा। आपने 5 का समूह बनाया, एक साथ में लिया, 6 का समूह बन गया, एक 6 का समूह बन गया। अब समूह बनाना सिखाया है, तो जैसे ही आप कहोगे कि 5 तिलियां हैं, अब 7 तिलियां उसके पास और आ गई, 7 तिलियां उसके पास और आ गई, तो 7 में से वो 5 का एक समूह ले लेगा। तो 5 का एक समूह और 5 का एक समूह, और बालक तुरंत कहेगा साहब 10, क्योंकि पहले वो अभ्यास कर चुका है। अब 10, 5 के 2 समूह 10, और 2 और आगे कितने हो गए? बालक तुरंत कह देगा 11 और 12। तो इस तरह से समूह बनाकर धीरे 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 वह बड़ी संख्याओं को जोड़ना भी आरंभ करना शुरू कर देता है, और योग की इस प्रणाली से वो परिचित हो जाता है। अब जब योग की प्रणाली से हमने परिचित कराया है, तो अब हमें इस योग के संदर्भ में कुछ नियमावली हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे को जब हम इन नियमों को समझाएं, तो नियम का नाम पहले बताने की आवश्यकता नहीं, प्रकृति समझाइए, गुण को समझाइए, क्या विशेषता है वो विशेषता स्वयं बालक कहेगा। बालक से पूछा हमने 2 क्या है? बालक ने कहा प्राकृत संख्या है। अब पूछा अच्छा ये प्राकृत संख्या है और क्या है? तो दूसरे बालक ne कहा यह पूर्ण संख्या है। गुड, ये प्राकृत संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है। अब 2 धन 3, 3 क्या है? प्राकृत संख्या है। 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। अब योग की प्रक्रिया भी हमने समझाई। 2 माचिस की तीली के साथ 3 माचिस की तीली को हमने जोड़ा, मिलाया, कितना हुआ? 5। बालक तुरंत कहेगा 5। अब बताओ भाई 5 क्या है, कौन सी संख्या है? तो बालक कहेगा 5 भी प्राकृत संख्या है। अच्छा, और 5 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या भी है। तो भाई एक प्राकृत संख्या में दूसरी प्राकृत संख्या को मिलाया, और मिलाने पर जो योग किया वो भी, बोलो भाई बच्चों, वो भी कौन सी मिली? वो भी प्राकृत संख्या ही मिली। अब बच्चे से पूछो, नियम स्वतः कहेगा 2 प्राकृत संख्याओं का योग करें तो प्राप्त योग भी एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। 2 पूर्ण संख्याओं का योग करें तो प्राप्त योग भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यह जो विशेषता है प्राकृत संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं की, इस विशेषता को संवृतता का गुण कहते हैं। संवृतता का गुण कहते हैं। अब आप पहले ही संवृतता भारी भरकम शब्द बालक के सामने कहते और कहते कि भाई हम संवृतता को समझेंगे, तो पहले ही उसके जहन में एक कठिनाई की अनुभूति होती। इसलिए इन तकनीकी कठिन शब्दों को प्रक्रिया पूरी समझाने के बाद प्रस्तुत कीजिए। बालक उस प्रक्रिया के साथ उसको सम्मिलित करके, संलग्न करके तकनीकी शब्द को भी अपनी स्मृति में ले जाएगा, और इस गुण को वो भूलेगा नहीं। क्या गुण हुआ कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग करें तो वह भी प्राकृत संख्या होती है, इसलिए इसको संवृतता का गुण कहते हैं।
दो पूर्ण संख्याओं का योग करें तो भी वह पूर्ण संख्या होती है। इसको समृद्धता का गुण कहेंगे। अब वह समृद्धता शब्द को नहीं भूलेगा। ठीक, अब इसी उदाहरण से आगे बढ़िए। भाई तुमने पहले 2 में 3 जोड़ा, अगर तुम 3 पहले लोगे तो क्या होगा भाई? देखो 3 पहले लो, 3 पहले लो, अब उसमें 2 जोड़ो। अभी तुमने ही कहा साहब 3 प्राकृत संख्या है, 2 प्राकृत संख्या है। फर्क क्या किया हमने? संख्या को अदल बदल दिया। जिसको पहले लिया था उसको बाद में ले लिया, जिसको बाद में लिया था उसको पहले ले लिया। अब जब मैं इन संख्याओं को अदल बदल करता हूं और अदल बदल करने के बाद जोड़ता हूं तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? खुद मत बताओ, बच्चे को बताने दो, योग की अभ्यास करने दो। फिर वही 3 तिलियां 2 तिलियां बालक योग करके कहेगा गुरुजी ये भी 5 प्राप्त हुआ। अब ये भी 5 प्राप्त हुआ तो अब ये क्या नई परिस्थिति आ गई भाई? तो बच्चा अपनी भाषा में बोलेगा गुरुजी 2 संख्याओं को अदल बदल दे तो भी जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 संख्याओं को अदल बदल दें तो जोड़ में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदल बदल साधारण भाषा का शब्द है। तो नियम क्या बना? संख्याओं के स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए तो योग भी समान रहता है, और वो अगर दोनों संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं तो योग भी प्राकृत होगा, दोनों संख्याएं पूर्ण संख्या हैं तो योग भी पूर्ण संख्या होगी। इस तरह से ये जो नियम कहलाता है अदल बदल वाला नियम, अदलने बदलने से जोड़ में परिवर्तन नहीं हुआ, परिणाम में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका नाम, तकनीकी नाम क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। क्रम विनिमय गुणधर्म, क्रम विनिमय गुण। अब जब गुण की बात कर रहे हैं, विशेषता की बात कर रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा भाई, इसको सामान्यीकृत करना पड़ेगा। तो पूछो बालक को, पूर्णांक को दर्शाने के लिए हमने संकेत काम में लिया था, सामान्यीकृत करने के लिए, चाहे पूर्णांक के लिए कहूं चाहे पूर्ण के लिए कहूं, सामान्यीकृत करने के लिए एक संकेत काम में लिया था। बालक निश्चित रूप से बताएगा पी संकेत काम में लिया। तो अगर मैं इस आरंभ की संख्या, इस 2 को मैं अगर पी कहता हूं, ये पी चाहे एक प्राकृत संख्या है चाहे यह पूर्ण संख्या है। अब इसके साथ मैं अगर Q एक दूसरी प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, अब क्या कहा बालक ने? अदल बदल दो। बदलो भाई, अदल बदल दो। अदल बदलने का मतलब क्या हुआ? Q इधर आ गया, P उधर चला गया, तो Q इधर आ गया, P इधर चला गया, बीच में धन। अब चूंकि इसका परिणाम और इसका परिणाम समान प्राप्त हुआ था, समान के लिए क्या चिन्ह काम में लेते हैं? बराबर। तो समान के लिए बराबर चिन्ह काम में लेते हैं, इसलिए P धन Q बराबर Q धन P। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप एक अध्यापक के रूप में तो उसको 1 सेकंड में बता सकते हैं, लेकिन एक अध्यापक के रूप में 1 सेकंड में बता देंगे तो कल्पना कीजिए कक्षा में अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो मात्र 10 बच्चे उसको समझ पाएंगे, बाकी 40 जो बच्चे सामान्य बुद्धि लब्धि के हैं वह इसको सहज रूप से समझ न पाएंगे। इसलिए बालक के जीवन की क्रियाओं से जोड़ते हुए नियमों को स्थापित कीजिए। नियम चाहे कितना भी जटिल हो, उस जटिलता को आत्मसात करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। अब वो याद रखेगा कि ऐसा अदल बदल वाला होता है, उसको क्रम विनिमय कहते हैं। अब आपने जनरलाइज करके, सामान्यीकृत करके आपने संकेत बनाया और P प्लस Q बराबर Q प्लस P, तुरंत बालक कहेगा क्रम विनिमय गुणधर्म।
तो अभी हमने योग के दो गुणधर्म को समझा। अब दो गुणधर्म को समझने के साथ अब धीरे धीरे जटिलता और बढ़ती चली और एक नया नियम हमने बालक के सामने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब एक और नियम हम समझने की कोशिश करें तो एक समूह है, वही समूह ले लीजिए, उसको समझने में सुविधा होगी बालक को। भाई तुमने आरंभ में लिया था 2, फिर तुमने 2 तीलियों के साथ 3 तीलियों को जोड़ा था, अब उसका एक समूह बना लीजिए। भाई समूह क्यों बना लीजिए? 2 प्राकृत संख्याओं का एक समूह जिसका हमने योग किया। अब इन प्राकृत संख्याओं के समूह के साथ मैं अगर कोई एक और प्राकृत संख्या रख दूं क्या होगा? बालक को सोचने दीजिए क्या होगा। क्रिया को बालक को करने दीजिए। 2 धन 3 इस क्रिया को अभी क्रम विनिमय के गुण के साथ बालक कर चुका है। 2 धन 3 कितना हुआ? 5 इस क्रिया को अभी कर चुका है। अब इसके साथ धन 4, अब मात्र संख्याएं बदली, प्रक्रिया वही है, तरीका वही है। अब 2 तीलियों में 3 तीलियों को बालक ने जोड़ा था, 5 तीलियों में 4 तीलियों को भी वह जोड़ेगा, 5 कंचों में 4 कंचों को भी वह जोड़ेगा। सहज रूप से यह जोड़ वह 9 प्राप्त करेगा। अब ध्यान दीजिए, क्रम विनिमय से थोड़ा धीरे धीरे हम और जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं। पहले मात्र 2 प्राकृत थी, अब 2 प्राकृत के साथ एक तीसरी प्राकृत और आई, 2 प्राकृत के समूह के साथ तीसरी प्राकृत और आई। अब क्या चाहते हैं हम? अब बालक को कहें देखो बच्चों, अगर मैं ये प्राकृत और ये प्राकृत के समूह को थोड़ा बदल दूं तो क्या होगा? आओ देखते हैं। हाँ, ये समूह इन दोनों का बनाया, इन दोनों का बना दूं तो क्या होगा? हाँ, तो भाई चलो भाई दोनों का बना के देखता हूं। इस समूह में से 3 को निकाल के इसके साथ लगा देता हूं तो 2 तो रह गया इधर। अब इस 3 को समूह बनाने के लिए मैं इसके साथ समूह के रूप में लगा देता हूं तो भाई हो गया ये 3 + 4। अब बालक को कहिए, अब भाई तुमने इस समूह का योग किया था, इस समूह का भी तो कर सकते हो। कक्षा का कोई बालक, चाहे वो औसत बुद्धि का हो या औसत से कम बुद्धि का हो, इसको जोड़ने में कोई कठिनाई महसूस नहीं करेगा। आप मानकर चलिए 3 धन 4 समूह यहां पहले जोड़ा था, यहां भी समूह पहले जोड़ रहे हैं तो 3 धन 4 इस समूह का योग बालक स्वतः 7 बता देगा। ठीक, अब 7 बता देगा। धन का चिन्ह हमारे पास पहले से ही है, 2 एक प्राकृत संख्या पहले से ही है। अब बालक को कहिए फिर योग कीजिए। 2 कंचे के साथ 7 कंचे जोड़ने हैं, 2 तीलियों के साथ 7 तीलियां जोड़नी है। परिणाम क्या प्राप्त हुआ? 9। अरे परिणाम तो वही मिल रहा है, समूह बदल दिए, परिणाम वही मिल रहा है। तो यहां भी 9 प्राप्त हुआ, यहां भी 9 प्राप्त हुआ, समान मिला, इसलिए बीच में क्या चिन्ह लगा दिया? बराबर। तो बराबर लगा दिया तो यहां भी बराबर लगाइए, यहां भी बराबर लगाइए। अब
ये तो एक उदाहरण लेकर हमने समझाने की कोशिश की। अब बालक को याद दिलाइए भाई, हमने एक अंक को सामान्य के लिए P दर्शाया था, दूसरे अंक को सामान्यीकृत करने के लिए Q दर्शाया था। तो वैसे ही तीसरे अंक को भी सामान्यीकृत करने के लिए R दर्शा देते हैं। बीच में धन का धन चिन्ह वैसे ही लगाइए, यहां धन का चिन्ह वैसे ही लगाइए, बराबर का चिन्ह वैसे ही लगाइए। अब दो के लिए P तो यहां भी P, 3 के लिए Q तो यहां भी Q, 4 के लिए R तो यहां भी R। एकदम नया नियम बालक के सामने आ गया। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए बच्चा एकदम सहज रूप में आने में समय लगाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने सामान्य क्रिया से जोड़ करके इसको खुद ही सिद्ध किया है। तो P प्लस Q प्लस R बराबर P प्लस Q प्लस R। यह सहचार्य गुण भी कहलाता है, इसको सहचारी भी कहते हैं, सहचर्य भी कहते हैं। अब पूर्ण संख्याओं में जैसे 2 एक पूर्ण संख्या है, इसमें अगर मैं शून्य को जोड़ूं तो परिणाम भी 2 ही प्राप्त हो रहा है। 5 में शून्य जोड़ूं तो परिणाम भी 5 ही मिल रहा है, 3 में शून्य जोड़ूं तो परिणाम भी 3 ही मिल रहा है। यानी कि एक ऐसा अंक जो मुझे परिणाम वही देता है उसको योज्य तत्सम कहते हैं, उसको योज्य तत्समक कहते हैं। यह नया तकनीकी शब्द बालक में के पास आया, यानी कि शून्य पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहलाता है। अब योग की क्रिया के ठीक विपरीत क्रिया व्यवकलन की है, और अगर योग करना वो ठीक समझ रहा है तो व्यवकलन को समझने में कोई कठिनाई नहीं, एक क्षण तुरंत वह व्यवकलन को समझ लेगा। व्यवकलन मतलब हटाना, व्यवकलन का मतलब निकालना, कम करना। ये दैनिक जीवन में जो काम में ले रहा है, मेरे पास 3 रोटियां थी, 3 रोटियों में से एक रोटी मैंने खा ली, 2 रोटी मेरे पास बची, ये एक हट गया, एक हट गया, ये 2 रहा। जो घट गया, हट गया, चला गया, ये व्यवकलन है। तो दैनिक जीवन में ये प्रक्रिया, और इस व्यवकलन के लिए हमने चिन्ह काम में लिया ऋण, माइनस। 3 रोटी थी, 3 रोटी में से एक हट गई, घट गई, कम हो गई, ऋण का चिन्ह काम में लिया, और इस तरह से क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। अब ये 3 1 2 पूर्ण संख्याएं भी हैं, ये 3 1 2 प्राकृत संख्याएं भी हैं, इसलिए प्राकृत और पूर्ण दोनों के लिए यह व्यवकलन की प्रक्रिया समान ही रहती है। इस तरह से हमने इन प्राकृत और पूर्ण संख्याओं को की योग की क्रिया को, व्यवकलन की क्रिया को, और योग से संबंधित जितने भी गुणधर्म हैं उन सारे गुणधर्मों को हमने बालक के जीवन के साथ जोड़कर समझने का प्रयास किया है। और जब तक बालक की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के साथ हम जोड़कर इन जटिल शब्दों को परिचित नहीं कराएंगे, तब तक जटिल शब्दों को वो आत्मसात नहीं करेगा, वह रटेगा। और हम गणित को रटाना नहीं चाहते, गणित रटने का विषय नहीं है। संवृतता बोलने में हमें ही कठिन लग रहा है तो बालक कैसे सहज होगा, लेकिन हमने उसकी जीवन की क्रिया के साथ जोड़कर संवृतता को समझाया। इस तरह से अगर आप क्रियाओं को पहले लेंगे, जीवन को पहले लेंगे और फिर तकनीकी शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो कोई भी परिस्थिति हो, बालक सहज रूप से हर नए तकनीकी शब्द को सहज रूप से स्वीकार करेगा। इस प्रकार योग और व्यवकलन को हमने समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को भी
इसी रूप में और अच्छे नए तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।